हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स के नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे जो हमारे चैनल का फ़ायदा सभी लोग तक पहुंच सके और सभी लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो सके। तो आप लोग से सविनय निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर पीसीएस और आईएएस के लिए भी। और लेकिन ये एसएससी में भी पूछा जा सकता है कि एसएससी में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक स्टेटमेंट, अलग अलग 3 स्टेटमेंट एक साथ ना पूछ के अलग अलग स्टेटमेंट के एक ही स्टेटमेंट पूछ लिया जा सकता है। तो ये एसएससी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या है? भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता भारत में होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, 2+2 वार्ता में डिफेंस व विदेश मंत्री भाग लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, भारत केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 की वार्ता भारत में होगी। पहला स्टेटमेंट सही है। हाल में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता होगी और वो अभी भारत में होगी, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं होगी, ये भारत में ही होगी। और तो उस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। 2+2 वार्ता में डिफेंस व विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरे पे आते हैं। भारत केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता नहीं करता, ये अमेरिका के साथ भी 2+2 वार्ता करता है, जापान के साथ भी करता है। इस साल भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा और इसे एक कॉपी बना के उसको नोट करके चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में चल रहा है। और तो इसे प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो गाइस चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही क्वैड बड़ी चर्चा में रहा है कि क्वैड का उद्देश्य क्या है। तो ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग। क्वैड में भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वैड में 4 देश शामिल हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका, 4 देश क्वाड में शामिल हैं। क्वाड एक सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। क्वाड एक संस्था है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वाड एक संस्था नहीं है, क्वाड एक समूह है। संस्था होने का मतलब है कि उसका कोई मुख्यालय होगा, उसका कोई महासचिव होगा। तो क्वाड का ना तो कोई मुख्यालय है, ना तो कोई महासचिव है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसे आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि क्वाड एक संस्था नहीं है, क्वाड एक समूह है। समूह का मतलब एक कोई जो जितने भी देश उस समूह में है उनका एक साझा हित होगा। साझा हित का मतलब क्या है कि क्वाड के जितने भी 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, सबका एक साझा हित है। मतलब चाइना की सुरक्षा, चाइना से सभी देशों को खतरा है, जिसे देखते हुए चारों देशों ने एक समूह बनाने का फैसला लिया है कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस कैसे करें।
तो क्वाड का उद्देश्य यही है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए सभी 4 देश एक साथ आ गए हैं। तो सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो क्वाड एक सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण समूह बन जाता है कि सभी चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं एक साथ आके। तो इसलिए एक क्वाड एक समूह है, एक संस्था नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पहला, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यूएनएससी का 1267 प्रस्ताव संबंधित है। इससे आप लोग जरा पहले 10 सेकंड में बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। यूएनएससी का 1267 प्रस्ताव संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1267 प्रस्ताव संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विभिन्न तरह के प्रस्ताव पारित करता है। तो 1267 प्रस्ताव आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव है। आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव है। 1267 आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव है। जैसे इस प्रस्ताव के तहत आईसिस, अलकायदा जैसे जो जितने भी आतंकवादी संगठन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रस्ताव के तहत बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल में ही ये प्रस्ताव चर्चा में रहा है क्योंकि अभी वर्तमान में यूएनएससी में चर्चा चल रही है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। तो ये प्रस्ताव 1267 प्रस्ताव हाल में ही बड़ा चर्चा में रहा है। तो इसे प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में बड़ा चर्चा का विषय रहा है 1267 प्रस्ताव। तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव है ये 1267। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीएस तिरुमूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं गाइस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने कितने स्थायी सदस्य हैं? ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा एसएससी पीसीएस वालों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 कुल सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी और अस्थायी सदस्यों में कुछ अंतर होता है। जैसे स्थायी सदस्यों को वोट यानी वीटो का राइट मिलता है, अस्थायी सदस्यों को वीटो का राइट नहीं मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो वर्तमान में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। 2021 से 2022 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा भारत के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 5 स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्यों में भी देख सकते हैं यूएस हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, जापान हो जाएगा और एक ब्रिटेन हो जाएगा। पाँच देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो प्लीज़ इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और यूएस, रशिया, चाइना, जापान और ब्रिटेन, पाँच देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर छठे पे आते हैं गाइस। हाल में किन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एसएससी वालों के लिए, और यूपी पीसीएस वालों के लिए, एमपी पीसीएस वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, पंजाब पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल में ही किन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित जी। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाल की घटना है। पंजाब में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उत्तराखंड में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को हाल में ही नियुक्त किया गया है। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के राज्यपाल और उत्तराखंड के राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सिंह है। प्लीज़ आप लोग इसे लिखते जाइए, जितना आप लोग लिखेंगे उतना ही फ़ायदा आप लोग को होगा। तो प्लीज़ इसे आप लोग एक कॉपी पेन बना के कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे पेपर के टाइम रिवीजन करने में फ़ायदा होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। G20 सम्मेलन के लिए किस मंत्री को शेरपा नियुक्त किया गया है? G20 सम्मेलन के लिए किस मंत्री को शेरपा नियुक्त किया गया है? आप लोग जरा सोचिए 10-20 सेकंड, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आप लोग को देखूं कितना आप लोग को कुछ मालूम है G20 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। G20 सम्मेलन के लिए पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा का मतलब होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है तो उस देश का कोई भी जो प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में भाग लेता है, उस प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं। तो हाल में पीयूष गोयल को G20 सम्मेलन के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 सम्मेलन इस साल इटली में होने वाला है। इटली इसकी मेजबानी करेगा और 2023 में भारत G20 की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत G20 की मेजबानी करेगा 2023 में। तो एक बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए 2023 में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि G20 की अध्यक्षता भारत 2022 में करेगा। ये सब फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। G20 की अध्यक्षता भारत 2022 में करेगा और मेजबानी 2023 में करेगा। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को हाल में ही शेरपा नियुक्त किया गया है। तो G20 के इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में ही हुई थी, 1999। और भारत 1999 से ही इसका सदस्य है। वर्तमान में इस साल इसकी अध्यक्षता इटली कर रहे हैं। अगले 2022 में इस साल इसकी मेजबानी इटली द्वारा की जा रही है। 2023 में मेजबानी भारत करेगा और भारत 2022 में G20 का अध्यक्ष भी होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। अक्टूबर में G20 सम्मेलन की बैठक भी होने जा रही है, तो इटली इसकी मेजबानी कर रहा है। तो G20 सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसे आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद करिएगा और ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, जिससे पेपर के टाइम आप लोग को रिवीजन करने का मौका मिले तो आप लोग आराम से रिवाइज कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। G20 सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली करेगा। G20 सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस एसएससी वालों के लिए। तो एसएससी वाले प्लीज़ ध्यान दें।
G20 सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली करेगा। जैसा मैंने ऊपर बताया कि 2021 में मेजबानी इटली करने वाला है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, G20 सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत करेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। जैसा मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है कि 2021 में मेजबानी इटली करेगा, 2023 में मेजबानी भारत करेगा, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाते हैं। तो इसका आठवें का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे आप लोग को प्रॉपर एक रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा ये कि इसका 2021 में कौन मेजबानी करेगा, 2023 में मेजबानी कौन करेगा, अध्यक्षता 2022 में कौन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत किस वर्ष करेगा? जैसे पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि वर्ष 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 2022 में भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे ईयर को याद रखिए, 2021 में इटली मेजबानी करेगा, 2022 में भारत अध्यक्षता करेगा, 2023 में भारत मेजबानी करेगा। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2022 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा G20 सम्मेलन की। तो G20 सम्मेलन के थोड़े और फैक्ट बता देता हूँ कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें भारत शुरुआत से ही इसका सदस्य देश रहा है, और इसमें विकासशील देश भी शामिल हैं, विकसित देश भी शामिल है। तो एक बड़ा सा सम्मेलन, बड़ा सा समूह है, और तो जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, भारत भी शामिल है। तो बड़े बड़े देश शामिल हैं, इसलिए G20 सम्मेलन हमेशा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं G20 सम्मेलन से कि इसकी बैठक कहाँ हो रही है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कब इसकी अध्यक्षता करेगा, भारत कब इसकी मेजबानी करेगा। 2023 में भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पहली बार मेजबानी करेगा भारत G20 की। तो इससे पहले कभी मेजबानी नहीं की है भारत ने, तो 2023 में भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2022। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं गाइस। हाल में ही कौन सा देश 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन रहा है? तो इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड सोचिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाल में ही कौन सा देश 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, क्यूबा, भारत, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्यूबा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो प्लीज़ गाइस रिमेंबर इट एंड try to revise it at a regular interval so that you can retain in your mind. तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। हम लोग ने आपसे जैसे प्रॉमिस किया है कि करंट के साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चन भी कुछ थोड़े बहुत लाते रहेंगे, तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम्स, whether it is UPSC, PSC or SSC, for all the exams it is very important question. Please guys read it very carefully. तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। जो विधि की समझ समानता का अधिकार है वो ऑप्शन आर्टिकल 14 में इसका प्रावधान है, विधि के समझ समानता का। और ये केवल नागरिकों को ही नहीं प्राप्त है, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेश का नागरिक हो। जितनी भी विधियां हैं उस सभी विधियां सभी व्यक्तियों के लिए समान है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेश का नागरिक हो। सभी को हमारे कानून का पालन करना होता है। और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सबके लिए वही सजा है जो कोई भारतीय के लिए सजा है। अगर कोई विदेशी भारत में आता है और वो भारतीय कानून का पालन नहीं करता है तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो सलमान खान के लिए होगी, जो अंबानी के लिए सजा होगी। वही अगर कोई विदेश से व्यक्ति आता है तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो जो सभी भारतीयों को प्राप्त होती है। अगर विदेशी भी कोई विधि का उल्लंघन करता है तो उसे भी उतनी ही सजा होगी। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके प्रति नहीं करेगा, सभी उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक भारतीय को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 में इसका प्रावधान है विधि के समझ समानता का। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विधि के समझ समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है, केवल नागरिकों को गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी गैर नागरिकों को भी विधि के समझ समानता का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज रीड इट एंड रीड इट वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस में शायद 2-3 बार आ भी चुका है और आने की संभावना भी बनी रहेगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, विवाह करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? विवाह करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, इसका क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार शायद पिछले साल आईएएस में भी आया था और ये एसएससी और पीसीएस में आने की संभावना इसकी बनी रहेगी। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ गाइस कि विवाह करने का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है विवाह करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। जीवन का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है विवाह करने का अधिकार। तो विवाह करने का अधिकार एक जीवन का अधिकार है और इसमें सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की स्वतंत्रता, जीवन में जो भी आज़ादी मिलती है, जीवन में जो उसकी प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता होती है उसका प्रावधान आर्टिकल 21 में किया गया और उसी के अंतर्गत विवाह करने का अधिकार भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जीवन का अधिकार के अंतर्गत विवाह करने का अधिकार आता है। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसका एक कॉपी बना ले और उसमें नोट डाउन करते चलें, जिससे जब एग्ज़ाम्स आएगा तो आप लोग को रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी और आप लोग अच्छा कर सकेंगे। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, जिससे जितने भी गरीब बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी का फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग का ऐसा सपोर्ट बना रहे तो हम लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो once again we thank you so much guys.